हमारे देश के सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दे लेकिन उसके बावजूद भी हम सेफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा असली दुश्मन हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर छिपा बैठा है। हमारे देश के सैनिक सरहदों पर, देश की सीमाओं पर 24 घंटे 24x7 इसलिए तैनात रहते हैं ताकि हम अपने देश में, अपने घर में शांति से रह सके, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। इसलिए हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर डटे रहते हैं ताकि जो बाहरी दुश्मन है उसे देश के अंदर ना घुसने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो आंतरिक दुश्मन है, जो देश में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं या फिर देश में लगातार पनप रहे हैं, उन दुश्मनों का क्या? बाहरी खतरा तो छोड़िए, यहाँ पर देश को सबसे ज्यादा कहीं खतरा है तो वो आंतरिक खतरा है। क्योंकि वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते नजर आ रहे हैं। भारत देश में कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हो रही है और कई घटनाओं को ऐसे अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी, जिससे साफ जाहिर होता है कि पहलगाम हमले के बाद एक और आतंकवादी घटना की साजिश रची जा रही थी देश में, और वो भी आंतरिक दुश्मनों की तरफ से। यानी कि बाहरी दुश्मन इन्हें आदेश दे रहे थे और ये आंतरिक दुश्मन उनका काम कर रहे थे। दिल्ली में कल शाम को 6:52 पर एक ब्लास्ट हुआ, जिसे कहा जा रहा है कि आतंकवादी घटना है। हालांकि इस पर लगातार जांच की जा रही है, लेकिन देश में ऐसे कई मामले सामने आए जिससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे कई इनपुट मिले हैं जिससे दूसरा पहलगाम हमला, यानी कि पहलगाम हमले की तरह ही दूसरा आतंकवादी हमला करने की साजिश रची जा रही थी। इसका एक वीडियो भी है और इसके कई मामले हैं जिस पर आज हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की, जहां पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में शाम को 6:52 पर कल यानी कि 10 नवंबर को शाम को एक ब्लास्ट होता है। एक कार में ये ब्लास्ट हो रहा है और इसमें कहा गया कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ ही फ्यूल और डेटोनेटर का उपयोग किया गया। ये जो कार है ये पहलगाम का रहने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी चला रहा था। अब इसके तहत उसने खुद विस्फोटक के साथ में ब्लास्ट किया, जिसके चलते वो खुद भी इसकी जद में आया, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो डॉक्टर है मोहम्मद उमर नबी, ये कौन था? ये पहलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इसके मां और भाई को हिरासत में लिया है और डीएनए की जांच की जा रही है, जिसके तहत आगे की जानकारी निकलकर सामने आएगी। अब ये कार किसकी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ? सफेद कलर की एक कार, जो कि बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम के एक सलमान की थी। सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान ने पहलगाम के रहने वाले तारिक को बेच दी थी और यही कार जो कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी चला रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या ऐसी घटना और होने वाली थी जिसे रोक दिया गया या फिर आगे भी होने वाली है? अब इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक बरामद किया गया। बारूद और कई हथियार भी बरामद किए, जिसमें 2 डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 डॉक्टर आदिल अहमद और मुजमिल अहमद, इन दोनों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब उसके बाद में फरीदाबाद के बाद में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां गुजरात में एक केमिकल है, बेहद ही भयानक ये केमिकल, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को मारने के लिए, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस केमिकल का नाम है रेसिन केमिकल। इस रेसिन केमिकल से लोगों को मारने की फिराक में थे और ये यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 संदिग्ध, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है। अब इससे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम लोग थे जिन्हें पकड़ लिया गया समय रहते। आपको बता दें कि रेसिन केमिकल इतना खतरनाक होता है कि ना तो इसकी कोई गंध होती है और ना ही इसका कोई रंग। अगर एक बार इंसान के शरीर में चले जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज सिर्फ मौत है। ये वही रेसिन केमिकल है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मारने की साजिश रची गई थी। अब इसके बाद में गुजरात की बात होगी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक के बेंगलोर में एक वीडियो सामने आया जहां जेल में आईएसआईएस का आतंकवादी, जो कि टीवी और मोबाइल का उपयोग करता हुआ नजर आया, जिसके बाद में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए।
अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और राज्य की जहां पर इस तरीके की घटना हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है बिलाल खान, उसके मोबाइल से 4,000 पाकिस्तानियों के कांटेक्ट नंबर मिले हैं, जो कि पाकिस्तानियों से कांटेक्ट करता था और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में उनकी मदद करता था। अब इसके बाद में अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां कुछ दिनों पहले ही एक आतंकवादी को हिरासत में लिया गया। और ये आतंकवादी जो था वो आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उसके जो सीनियर कमांडर है उसके, जो कि सीरिया में बैठा हुआ था, इसे पकड़ा गया है और इससे कांटेक्ट था और इसी के तहत ये दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट करने की फिराक में भी था। इस आतंकवादी का नाम है अदनान, सैयद अदनान। और ये सैयद अदनान दिल्ली में ब्लास्ट करने जा रहा था। इसकी एज महज 20 वर्ष है, यानी कि 20 वर्ष की आयु का ये व्यक्ति, ये आतंकवादी दिल्ली में ब्लास्ट करने की फिराक में था। और जब पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि इसका जो कनेक्शन था वो दिल्ली में बैठे मोहम्मद अदनान से था। और ये मोहम्मद अदनान और भोपाल का सैयद अदनान, ये दोनों मिलकर सीरिया में बैठा हुआ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का कमांडर, जिसके आदेश पर दिल्ली में ब्लास्ट करने जा रहे थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बल इन्हें पकड़ लेते हैं। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं ये इशारा करती है कि एक के बाद एक इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची जाती थी। अब हम आपको एक सबसे बड़ा इनपुट दिखाते हैं, एक सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं कि किस तरीके से पहलगाम जैसा ही एक और आतंकी हमला यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश करने की यहाँ पर एक आदेश दिया गया है। और इसी के तहत एक बड़ा इनपुट मिला है जो कि पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, उसका एक वीडियो सामने आया। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। हमारे जिहाद के ऊपर है। तुमने अगर इसको इत्तेहाद ईमान जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ साफ कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका बदला लेकर रहेंगे। और इसी के तहत उसने ये भी इशारा किया कि किस तरीके से वो बांग्लादेश के सहारे, बांग्लादेश के रास्ते भारत में एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसकी तैयारी बांग्लादेश से की जा रही है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसका शिकार भी बनाया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। तो ये तमाम घटनाएं बताती है कि किस तरीके से देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि भारत एक ऐसा देश जो कि बाहरी दुश्मनों से तो लड़ लेगा, क्योंकि बाहरी दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन जो आंतरिक दुश्मन है उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नजर नहीं आते, इनकी कोई पहचान नहीं होती, इनका कोई रुतबा नहीं होता है जिससे समझ में आए कि ये आंतरिक दुश्मन है और इन्हें खत्म करना है। ये कोई भी हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकते हैं, या आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इन आंतरिक दुश्मनों से लड़ने की, ताकि इन आंतरिक दुश्मनों को अगर खत्म कर दिया जाए तो बाहरी दुश्मनों को और ज्यादा यहाँ पर अहमियत नहीं मिलेगी, ताकि वो इस तरीके की घटनाओं को, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। फिलहाल सवाल यही है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना या आतंकवादी साजिश थी? इस पर अब भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है जिसकी जांच लगातार की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ